नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। परदेश में मौत के मुंह से लौटना किसे कहते हैं, ये जानना हो तो भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व अधिकारियों से पूछिए जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी और 18 महीने जेल में रहने के बाद जिन्हें कल कतर सरकार ने रिहा कर दिया। इसके पीछे भारत सरकार की सर्वोच्च स्तर पर कूटनीति ने काम किया। इन 8 में से 7 पूर्व अधिकारी बीती आधी रात सकुशल भारत लौट आए। बीती देर रात 2 बजे जब वो दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिख रही थी। खबरों के मुताबिक इन अधिकारियों को भी अपनी रिहाई की जानकारी आखिरी समय तक नहीं थी। जैसे ही उन्हें रिहा किया गया, भारतीय दूतावास के अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए। सभी को दोहा में इंडिगो की एक फ्लाइट में बिठाया गया और आधी रात 2 बजे वो दिल्ली पहुंचा दिए गए। 8 में से 7 भारतीय लौट आए हैं। हालांकि रिहाई सभी 8 की हो चुकी है। जो लोग रिहा हुए हैं उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकार पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। इन सभी ने अपनी रिहाई के बाद भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the Government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. सभी की जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम था, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। क्या भूमिका थी प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरे कूटनीतिक कामयाबी में, उस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे। लेकिन अभी इन 8 भारतीयों की रिहाई का मामला इतना आसान नहीं रहा। कतर की सरकार ने उन्हें इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो कतर के लिहाज से बड़ा गुनाह है। कतर में जासूसी करना बिल्कुल फांसी की सजा के बराबर है। भारत सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन ना तो भारत सरकार और ना ही कतर सरकार ने इस मामले से जुड़े कोई भी दस्तावेज सार्वजनिक किए। ये सभी भारतीय कतर की एक कंपनी दहारा ग्लोबल के साथ काम कर रहे थे, जो कतर की नौसेना में इटली की पनडुब्बी U212 को शामिल करने पर काम कर रही थी। अगस्त 2022 में इन सबको गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 26 अक्टूबर को कतर की एक कोर्ट ने जासूसी के इल्जाम में इन लोगों को मौत की सजा सुनाई। हालांकि औपचारिक तौर पर रीजन नहीं बताया गया आज तक भी। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। भारत सरकार, जो पहले से ही रिहाई की कोशिशों में लगी थी, उसने कतर की कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए अपनी कोशिशें तेज कर दी। कतर में भारत के राजदूत लगातार जेल में बंद भारतीयों के संपर्क में रहे और उनके परिवारों की उनसे मुलाकात का इंतजाम किया। इस मामले को न्यायिक और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर उठाया गया। एक और कतर की सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की गई, उधर कूटनीतिक स्तर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह मामला उठाया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध इस मामले में बहुत काम आए। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिसंबर को दुबई में पर्यावरण से जुड़े शिखर सम्मेलन COP28 में अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय संबंधों और इन 8 नौसैनिकों के मुद्दे पर बातचीत की थी। इस बातचीत के बाद कतर की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला किया
और मौत की सजा रद्द कर इन सबको जेल की लंबी सजा में बदल दिया। मामला काफी नाजुक था, लिहाजा खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कतर की राजधानी दोहा की कई गोपनीय यात्राएं की। राजनयिक स्तर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामलों को संभाला और रिहाई के लिए जमीन तैयार की गई। भारत सरकार ने रिहाई के फैसले का अब स्वागत किया है और कतर के अमीर को इसके लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की स्थिरता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए हैं। जानकारों का मानना है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर के साथ व्यक्तिगत दोस्ती ने इस रिहाई में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है और इसका श्रेय कूटनीतिक पहल को देना ही उचित होगा। और सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहिए वो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, जो इस क्षेत्र के नेताओं के साथ है, जिसके तहत उन्होंने कतार के अमीर से पहले भी बात की और अब भी बात की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मेरे ख्याल से उसी के मद्देनजर हम ये जो देख रहे हैं कि इन लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि इनके खिलाफ काफी बेचारे परेशान थे और काफी समय से ये लोग जो है एक ऐसी जगह पे थे जहां पे कि ये लोग काफी परेशान थे। 18 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और मृत्युदंड दिया हुआ था, परिवार अलग परेशान था। तो एक बहुत बड़ी राहत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के दौरे के बाद 14 फरवरी को यानी कि परसों के दिन कतर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कतर के अमीर के साथ मुलाकात करेंगे। उसके ठीक पहले इन 8 भारतीयों की रिहाई से इस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिनमें आर्थिक मुद्दे सबसे अहम रहेंगे। Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall that Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की रिहाई पर विपक्षी दलों ने भी राहत और खुशी जाहिर की है। राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। कतर सरकार के इस फैसले को कई पहलुओं से देखा जा रहा है। कतर के साथ भारत के संबंध काफी घनिष्ठ और पुराने रहे हैं। कतर में सबसे ज्यादा आबादी जो विदेशियों की है, उसमें भारतीय ही 1 नंबर पर आते हैं, जिनमें से अधिकतर काम धंधे के सिलसिले में कतर में रहते हैं। कतर की आबादी में करीब 22% भारतीय हैं। दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच करीब 18.77 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया और कतर से 16.8 अरब डॉलर का आयात किया। कतर भारत को LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के सामान का निर्यात करता है। हफ्ता भर पहले ही कतर की कंपनी की कतर एनर्जी और भारत की पेट्रोनेट LNG के बीच LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई का अब तक का सबसे बड़ा समझौता हुआ है। भारत और कतर 2028 में खत्म होने जा रहे एक समझौते को सन 2048 तक के लिए बढ़ा चुके हैं। इस समझौते से जहां कतर को अगले 25 साल के लिए एक बड़ा खरीदार मिल गया, वहीं भारत को भी थोड़ा रियायती दर पर लंबे समय के लिए LNG की सप्लाई सुनिश्चित हो गई है। कई जानकार मान रहे हैं कि ये सब बातें भी कतर के रुख को नरम करने में काफी कारगर रही हैं। डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर आप देखें, जब प्रधानमंत्री पहली बार क्लाइमेट चेंज
की समिट में मिले थे कतर के अमीर से, तो उसके बाद जो इनको मृत्यु दंड दिया गया था उसमें कमी आई थी, उसको रेमिट कर दिया गया। और अब जब ये एलएनजी डील हुई है तो उसके बाद ये इनको रिहा कर दिया, जिसमें जरूर कुछ ना कुछ तो असर हो गई, क्योंकि दुनिया में जो इस तरीके की डील्स होती हैं उसमें कुछ गिव एंड टेक हमेशा होता है। तो ये मेरे ख्याल से है, कतर एक बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक गैस का निर्यातक है, दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। और भारत की ऊर्जा की जरूरतें तो अभी पूरी होती नहीं है, हमारे को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसके लिए ये डील दोनों देशों के लिए तो लाभकारी है ही है, पर साथ ही साथ इस डील के मद्देनजर कतार और भारत के जो हित है और जो संबंध है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हुए, और इन प्रगाढ़ संबंधों के अंतर्गत जो है इन लोगों को छोड़ दिया गया और रिहा कर दिया गया। लेकिन कतर तो सिर्फ एक उदाहरण है। बीते कुछ सालों में भारत की कूटनीति कई मोर्चों पर कारगर साबित होती रही है। आपको याद दिलाते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बुरी तरह बटी हुई दुनिया में भारत ने G20 का सम्मेलन कामयाबी के साथ दिल्ली में आयोजित कराया और सर्वसम्मति से दिल्ली डिक्लेरेशन पास भी कराया। भारत की कोशिशों से दिल्ली सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से रियायती दरों पर तेल का आयात करता रहा और अमेरिका भारत का कुछ भी नहीं कर पाया। वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए भी भारत ने दुनिया के कई देशों के बीच अपनी साख बढ़ाई है। इसी कूटनीति की वजह से युद्धग्रस्त इलाकों यूक्रेन और गाजा से भारत अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाने में कामयाब भी रहा है। कतर में 8 भारतीयों की रिहाई के मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत ब्रह्म चलानी। पहला सवाल आपसे, इस रिहाई के पीछे भारत की कूटनीतिक कोशिशों को आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स रिलीज हुए हैं, मगर 2 बातें हैं। एक तो ये जेल में थे 2022 से। भारत की सरकार की आंखें बहुत देर से खुली इनके अरेस्ट के बारे में, और तब से इंडिया ने कतार पर प्रेशर डाला, तो इस प्रेशर के बजाय इनकी रिलीज हुई है। मगर रिलीज के पीछे एक बड़ी स्टोरी ये है कि कुछ दिन पहले भारत की जो स्टेट ओन कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी है, ये भारत की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टिंग कंपनी है, इसने कतर गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही बड़ा एलएनजी इंपोर्ट डील साइन किया। ये 20 साल का डील, ये बोला जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्ट डील है। इससे कतर को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा, और ना केवल पेट्रोनेट एलएनजी, जो 2 और भारतीय स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जो एलएनजी इंपोर्ट करती है, एक तो गेल है और दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इन दोनों ने भी कहा है कि वो कतर से और एलएनजी इंपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए कि इस रिलीज के पीछे ये जो इम्पोर्टेंट डील्स या कमिटमेंट्स हैं भारत के तरफ से, भारतीय कंपनीज के तरफ से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था इन 8 लोगों की रिलीज के पीछे। एक बड़ी कामयाबी, 8 भारतीयों को सुरक्षित हम लोगों ने निकाला। चलानी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस रिहाई के बाद भारत का बढ़ता कद क्या एक बार फिर साबित हो गया है? भारत की डिप्लोमेसी के लिए इनकी गिरफ्तारी एक बड़ी चैलेंज थी। कई महीनों से भारत की डिप्लोमेसी कोशिश कर रही थी कि इन लोगों की रिलीज हो, और जब मोदी गए थे एक समिट मीटिंग के लिए, वहां पर उन्होंने कतर के अमीर से बात की, और उसके बाद ये जो एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसके बजाय इन 8 लोगों की रिलीज हुई है। तो इसका मतलब कि हाईएस्ट लेवल इंटरवेंशन के बाद
इनकी रिलीज हुई है। तो इसमें डिप्लोमेसी का रोल तो मार्जिनल था, क्योंकि जब तक मोदी ने पर्सनली इंटरवीन नहीं किया तब तक कोई सब्सटैंटिव प्रोग्रेस नहीं देखा। तो हाईएस्ट लेवल पर इंटरवेंशन होने के बाद और इंटरवेंशन होने के बाद फिर ये एलएनजी डील्स या कमिटमेंट्स जो मिले कतर को भारत से, उसके बजाय इन 8 लोगों की रिलीज हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिलानी साहब वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां हुए आम चुनावों के नतीजे पाकिस्तान को स्थिरता की बजाय अस्थिरता की ओर धकेलते ज्यादा लग रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में त्रिशंकु जैसी स्थिति पैदा हो गई है। 8 फरवरी के हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल कर ली है। यह अपने आप में बहुत ही अनूठा है। इनमें अधिकतर इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वो इमरान खान के समर्थक बताए जा रहे हैं। इमरान की पार्टी, पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है यानी पीटीआई का चुनाव चिन्ह वहां के चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। लिहाजा पीटीआई के उम्मीदवार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर निर्दलीय के तौर पर लड़े और चुनाव में धांधली के तमाम आरोपों के बावजूद जोरदार जीत हासिल की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। इनमें से 266 उम्मीदवार सीधे मतदान से चुने जाते हैं। बाकी 70 सीटें आरक्षित होती हैं। इनमें से 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर मुस्लिमों के लिए। ये आरक्षित सीटें बाद में पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के अनुपात में बांटी जाती हैं। 266 में से 265 सीटों के लिए मतदान कराया गया। एक उम्मीदवार के निधन से एक सीट पर मतदान नहीं हुआ। एक सीट का चुनाव परिणाम रोका गया है। 265 में से 101 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जिनमें से ज्यादातर इमरान के समर्थक हैं। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN को 76 सीटें मिली हैं। इसी तरह एक पार्टी के तौर पर PMLN सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP को 54 सीटें मिली हैं। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM को 17 सीटें मिली हैं। अन्य दलों में जमीयत उलेमा इस्लाम JUI ने 4 सीटें, PML कायद ने 3, IPP और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP ने 2-2 सीटें जीती। साफ है किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। PML नवाज ने गठबंधन से सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्ण बहुमत न होने के कारण नवाज शरीफ अब खुद सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आ रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने भाई शहबाज शरीफ का नाम आगे किया है, जो चुनाव से पहले इमरान खान को हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री बन चुके हैं। PMLN ने गठबंधन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP के साथ बातचीत तेज की है। शहबाज शरीफ ने इस बातचीत की पहल की। सूत्रों के मुताबिक शहबाज शरीफ को फिर से प्रधानमंत्री और बिलावल भुट्टो के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति का पद दिए जाने के फॉर्मूले पर बातचीत दोनों पक्षों में चल रही है। लेकिन ये सब अभी शुरुआती बातचीत है, जो कब तक पुख्ता हो पाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। इस बीच इमरान खान की पार्टी PTI के निर्दलीय लड़े कई उम्मीदवार चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर अब कोर्ट चले गए हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक उनका आरोप है कि चुनाव अधिकारियों ने नेशनल असेंबली की कम से कम 18 सीटों के चुनाव नतीजे गलत तरीके से बदल दिए। इसके खिलाफ PTI समर्थकों ने पाकिस्तान में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। कई और छोटी पार्टियों भी चुनाव में धांधली के ऐसे ही आरोप लगा रही हैं और पाकिस्तान में कई जगह प्रदर्शन भी कर रही हैं। इन्हें देखते हुए पुलिस और सेना ने लोगों के गैर कानूनी तौर पर जमा होने पर रोक लगा दी है। इस बीच PTI ने इंग्लैंड और अमेरिका में भी अपने समर्थकों से कहा कि वो पाकिस्तान के चुनाव में धांधली के मुद्दों पर वहां पर विरोध प्रदर्शन करें। पाकिस्तान के इन चुनावों ने इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता को नए सिरे से साबित कर दिया है, जिन्हें 4 अलग अलग मामलों में पाकिस्तान की अदालतों ने दोषी मानते हुए लंबी सजाएं दी हैं और वो पिछले साल मई से जेल में है।
इमरान ने जेल से ये चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी लोकप्रियता सड़कों पर खूब दिखी, जो इन चुनावों में वोटों में भी तब्दील हुई। इससे यह भी साबित हुआ कि पाकिस्तान की जनता का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि इमरान को सियासी वजहों से जानबूझकर फंसाया गया है और उन्हें सजा करवाने के पीछे साजिश रही। यही वजह है कि इन चुनावों में इमरान के समर्थन में यह नारा खूब चला। इमरान खान को जेल में कैदी नंबर 804 नंबर मिला है और उनके समर्थकों ने इसके आसपास ही उनके समर्थन में जोरदार नारे बना दिए हैं। सुनिए। सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार, ना वो बागी ना गद्दार। अब सवाल यह है कि क्या इमरान की ये लोकप्रियता पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली संस्था यानी वहां की सेना को किसी तरह के पुनर्विचार पर मजबूर कर सकती है? सबकी निगाहें पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के रुख पर अब लगी हुई हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि इमरान खान के साथ जो हुआ वो सेना के साथ उनके संबंधों के खराब होने का नतीजा था। सेना की मदद से ही वो सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने और सेना की नाराजगी से ही सरकार से उन्हें जाना पड़ा और आज जेल में है। दरअसल पाकिस्तान में कोई भी चुनी हुई सरकार सेना को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में 34 साल सीधे तौर पर सेना का वहां पर शासन रहा है और इसके अलावा जब भी लोकतांत्रिक सरकार रही तो वो सेना की कठपुतली बनकर ही रही। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में एक बार फिर किसी दल को बहुमत नहीं मिला है तो पाकिस्तान में सेना की भूमिका फिर अहम हो जाएगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर और उनके करीबी जनरल PML नवाज और PPP के बीच गठबंधन की शर्तें तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को 29 फरवरी तक नेशनल असेंबली का नया सत्र बुला लेना है, लिहाजा अभी गठबंधन सरकार की शक्ल सूरत तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान के चुनाव के नतीजों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष पंत। शुक्रिया पंत साहब बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि पाकिस्तान के आम चुनाव के नतीजों को आप खुद किस तरीके से देखते हैं? ये जो हंग पार्लियामेंट बनी है, क्या आगे भी पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक न सिर्फ आने वाली अस्थिरता का संकेत है बल्कि एक बहुत यूनिक मोमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर, जिसमें हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि जिस तरफ सेना, जो कि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, जिस तरफ सेना ले जाना चाहती है चुनाव को, उस तरफ चुनाव न जाए। और लोगों ने, जनता ने सड़कों पर उतरकर जिस तरह से PTI का समर्थन किया है, इमरान खान का समर्थन किया है, सारी कवायद के बावजूद ऐसा लगता है कि कहीं पर जो जनता है पाकिस्तान की वो थक चुकी है। जिस तरह से सेना ने और मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज ने, उसमें दोनों PPP और PML नवाज शामिल हैं, सब ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान की जनता का माहौल उड़ाया और जिस तरह से एक मैनेज्ड डेमोक्रेसी को अभी तक प्रिवेल किया, कहीं पर वो थकावट हमको दिख रही है। और मुझे लगता है जो चुनावी रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे आए हैं, एक तरह से एक आभास है कि कहीं पर जो जनता है वो ये कोशिश कर रही है कि अपनी तरह से लिमिटेड उसकी जो कैपेसिटी है उसमें भी बदलाव आए और एक यूनिक, एक इंडिपेंडेंट वॉइस को वो सपोर्ट करे। तो ये न सिर्फ एक तरह से कह रहे हैं हर्ष साहब, अब मेरा सवाल अगला यही है, सेना के इशारे पर ही पाकिस्तान की सरकारें चलती रही हैं। पहली बार आवाम ने अपने ताकत को दिखाई है और सेना को एक तरीके से अंगूठा दिखा दिया। सवाल ये कि क्या आवाम के इस मन को सेना समझेगी, सेना अपनी दखलंदाजी कम करेगी इस लोकतांत्रिक प्रोसेस में? देखिए, सेना, पाकिस्तान की सेना ने कभी भी इस बात का कभी अंदेशा और कभी इस तरह की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं कि वो सेकंड ऑर्डर प्रायोरिटी पर आए पाकिस्तान में। और उसके लिए ये कारण भी बिल्कुल उनके लिए, उनकी तरफ से जायज़ है कि अगर वो अपनी पावर को कम करते हैं तो फिर सिविलियंस, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर डिमांड करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी आए
और एक पाकिस्तान की सेना ने ही एक तरह से पाकिस्तान को गढ़ा हुआ है पिछले 70 सालों से। तो कहीं पर एक आशंका भी बनी रहती है कि अगर पाकिस्तान की सेना कमजोर होती है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। उसका फायदा पाकिस्तान की सेना ने उठाया है। लेकिन आज जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें सेना को ये निर्णय लेना होगा कि वो किस हद तक आगे जाना चाहती है। अब देखिए, आपने जिसका जिक्र कर रहे थे आपकी वो दोनों जो पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में जो वार्ता चल रही है, उसमें सेना अपनी दखलंदाजी कर रही है और सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सेना की दखलंदाजी इतनी ऊपर तरीके से दिखेगी लोगों को और ये सरकार बनेगी और लोगों को ये लगेगा कि सेना की दखलंदाजी से सरकार बनी है, तो मुझे लगता है जो अस्थिरता अभी तक दिख रही है ऑलरेडी, वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। वही मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर सेना की दखलंदाजी से शहबाज शरीफ या पीएमएलएन का कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो क्या आवाम स्वीकार करेगी उसको? जिस आवाम ने भर भर के पीटीआई सपोर्टर्स को जिताया, 100 से ऊपर सीटें जीत गए इंडिपेंडेंट्स, क्या वो स्वीकार करेगी किसी ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर को जो चुनाव उनके हिसाब से हार चुका है? बिल्कुल, मुझे लगता है लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी में अगर आप लेजिटिमेसी आपके पास नहीं है तो वो आपको पहले ही खोखला कर देती है। तो इसमें जब आप अभी जिस तरह की हम बयानबाजी देख रहे हैं और एक तरह से आपने भी इसका जिक्र किया और नवाज शरीफ भी इस बात को मान रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने अपना नाम आगे नहीं बढ़ाया, कहीं पर वो ये जानते हैं कि उनको लेजिटिमेट विक्ट्री नहीं मिली है। सेना ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ ताक पर रख दिया, सारे हथकंडे अपना दिए, फिर भी अगर इस तरह की जीत मिल रही है पीपीपी और पीएमएलएन को, एक विखंडित नतीजे आ रहे हैं, तो कहीं पर दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना होगा कि उनका भविष्य क्या है। सेना का भविष्य तो खैर अपने आप में सुधर भी सकता है, क्योंकि सेना का जो रोल होता है किसी भी क्षेत्र राष्ट्र में वो अलग होता है, लेकिन इनके भविष्य की इनको अपनी चिंता ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर इस तरह का कोई इलेजिटिमेट एक्सपेरिमेंट होता है तो वो ज्यादा स्थिर नहीं रहेगा और ये फिर से पाकिस्तान के लिए और मुझे लगता है पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी दुविधा का एक अंदेशा है। एक और सवाल का जवाब जानना चाहूँगा मैं आपसे। हिंदुस्तान के लिए जो कंसर्न की बात होती है, पड़ोसी मुल्क है, हम उसको बदल नहीं सकते, हमको उसके साथ ही रहना है। कौन प्राइम मिनिस्टर भारत के लिए बेहतर होगा? इमरान खान की पार्टी का होगा, शहबाज शरीफ होंगे, भुट्टो होंगे? क्या हिंदुस्तान के हित में क्या है? देखिए, हिंदुस्तान के हित में तो अभी तक जिस तरह से हमने देखा है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 5-6 सालों में, जब से हमारी कोई वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं चल रही है, भारत ने एक बात दुनिया को ये बता दी है कि जो ये बात बार बार कही जाती थी कि अगर पाकिस्तान को साथ लेकर भारत नहीं चलेगा तो भारत का कोई भविष्य नहीं है, इस बात को भारत ने बिल्कुल मार्जिनल कर दिया है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान हमारे लिए मार्जिनल है। पाकिस्तान को पहले अपनी परिस्थितियां, अपने आंतरिक जो उसकी संरचना है उसको ठीक करना होगा, उसके बाद भारत इस बात पर विचार कर सकता है। तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, भारत के लिए जरूरी है कि उसके अपने हित सुरक्षित रहें और भारत को जिस तरह से भारत आज एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, मुझे लगता है वो एक अच्छी रणनीति है और उसको ही आगे बरकरार रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर साहब। थैंक यू सो मच हर्षपंत जी। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर की ओर आपकी तरफ ले चलते हैं। करीब साल भर बाद किसान एक बार फिर दिल्ली की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत करीब 200 किसान यूनियन ने कल दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रकों में सवार दिल्ली की ओर निकल गए हैं। किसानों की योजना सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की है, लेकिन इन किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। दिल्ली आने वाली सीमाओं सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड, कटीले तार लगा दिए गए हैं और रास्ता रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि किसान नाराज क्यों हैं, उनकी मांगें क्या हैं और इनमें से कई मांगें क्या पुरानी हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, किसानों का कृषि कर्ज माफ किया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों को सजा दिलाई जाए।
इस बीच किसानों को रोकने की कवायद के अलावा सरकार किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी कर रही है। चंडीगढ़ में 2 केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसान के नुमाइंदों के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। इस बीच किसानों को रोकने के लिए क्या किया गया है, इस पर देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहां पर तमाम जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि जब किसान यहां पहुंच जाएंगे तो क्या करना है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर जवानों की ब्रीफिंग कर रहे हैं कि जब यहां पर जो किसान हैं वो पहुंच जाएं तो क्या करना है। तो आप देखें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में RAF के जवान तैनात हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। तो ये लगातार ब्रीफिंग हो रही हैं कि जब किसान 13 फरवरी को यहाँ पहुँचेंगे तो उनको कैसे रोकना है। तो ये देखिए हथियारबंद जवान और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर के जो नीचे का हिस्सा है, यानी जो सर्विस लेन है, उन सर्विस लेन को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें कि जो दोनों ओर की सर्विस लेन है उनको फ़िलहाल पुलिस ने बंद करा दिया है। ऊपर आप देखें कि पुलिस ने बड़े बड़े कंटेनर रखवा दिए हैं और सामने आप देखें कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है जिसके जरिए किसान जो पुलिस है वो किसानों को वार्न कर सकती है या अपनी बात रख सकती है। तो यहाँ पर देखें आप कि फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं वो रखे हुए हैं और इसके साथ में जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 20 से 25 हज़ार किसान 2 से 2.5 हज़ार ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। बाबा आप प्रोटेस्टर हो? हाँ जी। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पर अकेले बैठे हो? मतलब अकेला नहीं जी, मैं मेरा गुरु मेरे नाल है। अच्छा, अकेला नहीं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले टीयर गैस कैनिस्टर फट रहे थे। हाँ जी। तो मैं कुछ नहीं देखता जी, बस आप हिले भी नहीं यहाँ से? कोई नहीं, उसकी मालिकी की। तो आपको थोड़ा भी डर नहीं लगा? कोई डरना क्या है जी, किससे डरना, मरना तो है एक दिन। तो आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है जी, जो गवर्नमेंट बोलती है उसको पूरा कर दें। और मैं जिम्मेदारों ने कहना इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं कोई सुन सकता, मेरी तो परमात्मा सुनेगा जी। आपने जो आँख पर ये पट्टी बांध रखी है ये किस लिए है? मैं आगे कुछ देख नहीं चाहता क्या हो रहा है, बस जो कर रहा है मार के ठीक कर रहा है जी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। हालांकि कल ये जो सीमेंटेड बैरिकेड्स है ये रोड से थोड़े से और दूर थे, लेकिन आज सड़क को और ज़्यादा कम कर दिया गया है, नैरो कर दिया गया है, ताकि जो यहाँ पर ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, वो थोड़ी धीमी गति से जा सके। देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन से भी फिलहाल निरीक्षण रखा जा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तरह यहाँ पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी ड्रोन द्वारा फिलहाल नज़र बनाई जा रही है। हालांकि जो दूसरी तरफ का रोड है, जो यहाँ से दिल्ली की तरफ से बहादुरगढ़ हरियाणा की तरफ जाता है, उस सड़क पर फिलहाल जो सड़क थी उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया गया है, यानी कि कुछ 1-2 बैरिकेड्स वहाँ से फिलहाल हटा दिए गए हैं। इसको देखते हुए ही यहाँ पर DCP के निर्देश के बाद उन बैरिकेड्स को हटाया गया और सड़क को थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा करा गया है, ताकि ट्रैफिक को थोड़ा आसानी से जाने की आज़ादी अब मिल सके। कल दिल्ली तीनों तरफ से सील रहेगी। दिल्ली से जो बॉर्डर के बाहर से लोग जो दिल्ली के भीतर आते हैं काम करने के लिए, उनको ज़रा समय का ध्यान रखकर निकलना चाहिए, तभी वो सुरक्षित दिल्ली समय पर पहुंच पाएंगे। कल का दिन, हालांकि आज जो बातचीत चल रही है उस पर बहुत कुछ तय होगा कि कल किसान किस हद तक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा के बाद से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने आज टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संदेश खाली में तृणमूल के गुंडों ने लड़कियों को भी नहीं बख्शा। इस मसले पर राज्य विधानसभा में भी जमकर आज हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के 6 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। फ्रॉम संदेश खाली। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के गंभीर आरोपों को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, तो टीएमसी ने भी पलटवार किया। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने
पत्रकारों से कहा, নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। 5 जनवरी से ही संदेश खाली में बवाल मचा हुआ है। पिछले हफ्ते फिर तनाव बढ़ गया। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य महिला आयोग की एक टीम ने इलाके का दौरा किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी केरल यात्रा बीच में खत्म कर लौट आए और संदेश खाली के दौरे पर पहुंचे। वो धर्म के नाम पर भेदभाव कर रही हैं। बिल्किस बानो केस का क्या हुआ? उस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोला? वो सिर्फ वहाँ लोगों को भड़काना चाहती हैं और तनाव फैलाना चाहती हैं। यही बीजेपी और सीपीएम कर रही है। इससे पहले 6 बीजेपी विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी के एक डेलीगेशन भी संदेश खाली जाना चाहता था, लेकिन उसे बीच रास्ते में रोक लिया गया। टुडे वी ऑल बीजेपी एमएलएज, आज हम सारे बीजेपी विधायकों ने अत्याचार, शारीरिक यातना, अपमान और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई। इस वजह से उन्होंने बीजेपी के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। एरिया फॉर दैट रीजन दे सस्पेंडेड 6 बीजेपी एमएलए। बीजेपी के जो विधायक है वो संदेश खाली जाने वाले थे, लेकिन आप देख सकते हैं वो इस बस में है और यहाँ पे उनके बस को पुलिस द्वारा रोक दिए गए हैं। ये जो सिक्योरिटी यहाँ देख रहे हैं आपको, ये सेंट्रल सिक्योरिटी है जो बीजेपी के विधायकों को दिया गया है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ पुलिस की सिक्योरिटी है जिन्होंने बीजेपी के विधायकों को रोक दिया है। संदेश खाली की घटनाओं पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। दिल्ली से वसुधा वेणुगोपाल के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।